हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की कोरोना अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ में आज 1764 नए मामले मिले हैं कोरोना के और छत्तीसगढ़ में आज 3554 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इन्होंने कोरोना को मात दी है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर अब घटकर 5.24% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है और अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 16,882 हो गई है। रायपुर में एक बार फिर सबसे ज्यादा 288 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दुर्ग में 175, राजनांदगांव में 118, बिलासपुर में 117, कोरबा में 98, जांजगीर में 96 और धमतरी में भी 96 केसेस मिले हैं। कोंडागांव में 74, बस्तर में 67 नए केस मिले हैं। सूरजपुर में 82 और रायगढ़ में 54, बलरामपुर में 52, मुंगेली में 56 और महासमुंद में 41 नए केसेस मिले हैं। कवर्धा में 38 नए केसेस मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस में कमी देखने को मिल रही है। 1764 नए कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि फिर से पिछले 24 घंटे में जो मौत की तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 14 मरीजों की मौत हुई है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई है। पार्टी ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में रायपुर संभाग के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 350 प्रभारियों को छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। पार्टी ने 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। प्रशिक्षण में ऑनलाइन ऐप के जरिए नए सदस्य बनाने की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कहा गया है। बैठक में रायपुर संभाग के सभी 5 जिलों से जिला प्रभारी, शहर एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष एवं जोन अध्यक्ष शामिल हुए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार है और ये 5 साल के लिए मेंबरशिप है। डिजिटल मेंबरशिप का भी इसमें अभियान में शुरू किया गया है और इस सब की प्रगति और ट्रेनिंग, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरह से किया जाए, तो वो ट्रेनिंग का भी था कार्यक्रम। रायपुर संभाग के हमारे जोन प्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित थी, जिसमें माननीय पुनिया साहब का हमें मार्गदर्शन मिला है और सदस्यता अभियान को, जो डिजिटल सदस्यता अभियान है, वो गति पकड़ेगी और समय सीमा से पहले हम छत्तीसगढ़ में 10 लाख का जो टारगेट है पूरा कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कथित तौर पर काले झंडे दिखाने के विरोध में रायपुर में भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच विवाद हुआ। कथित तौर पर पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट के बाद मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता विधानसभा थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए, जहां नेताओं को हिरासत में लेने के बाद ले जाया गया था। दरअसल रायपुर स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम चल रहा था, उसी वक्त होटल के सामने रोड के उस पार कुछ युवक काले कपड़े में खड़े नजर आए। भाजपा कार्यकर्ता इसे अपने नेता का विरोध मानते हुए उसके पीछे दौड़े और मंत्री के बंगले में घुसकर उन युवकों को पकड़कर ले आए और फिर उनकी कथित तौर पर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। SSP समेत तमाम पुलिस अफसर मौके पर ही मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत कुछ भाजपा नेताओं की ओर से अपशब्द कहे गए। इसके बाद पुलिस ने सिंधिया के कार्यक्रम खत्म होने और उनके लौट जाने का इंतजार किया। जैसे ही वो रवाना हुए, पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए कार्यकर्ता को लेकर पुलिस विधानसभा थाने पहुंची, जहां पीछे पीछे भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए और देर तक वहां झड़प और नारेबाजी होती रही। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पुलिस वालों ने मारपीट की और क्राइम ब्रांच के वो लोग थे, धक्का मुक्की की, उनका मोबाइल छीना और मारपीट भी की। तो निश्चित रूप से ये एक पूर्व जनप्रतिनिधि और 15 वर्षों तक मंत्री रहे, जिसे सारे अधिकारी और पुलिस कर्मचारी जानते हैं। जो पुलिस वाले मारपीट किए हैं उनके ऊपर में सख्ती के साथ में कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसकी जांच भी होनी चाहिए। जो कार्यकर्ता बेकसूर है उसके खिलाफ में जो धारा लगाई जा रही है वो सर्वथा अनुचित है। ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर धारा लगाई गई तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उसका प्रतिकार करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार विमानन के क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए सिंधिया ने IBC 24 से बात करते हुए कहा कि अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर को लेकर कई बाधाएं हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट को दूरदर्शी बताया और कहा कि इससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायपुर पहुंचे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्रीय बजट है उसके बारे जो संगोष्ठी है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर, सबसे पहले यही सवाल है कि आज आप संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इस बजट में है क्या बताना चाहेंगे? 3 महत्वपूर्ण चीजें। जो बजट केवल वर्तमान के लिए नहीं है, लेकिन ये बजट भविष्य भारत का निर्माण करेगा। भविष्य का वो भारत जो विश्व पटल पर आर्थिक रूप से एक नक्षत्र की तरह उभरने की क्षमता रखता हो, जहां एक तरफ हमारा एक प्रोग्रेसिव बजट है, हम लोगों का प्रोएक्टिव बजट है और हम लोगों का प्रो पीपल बजट है। 3 प का बजट है। चाहे पानी की योजनाओं की बात हो, चाहे आवास योजना की बात हो, चाहे किसानों का समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे अधोसंरचना में 7.5 लाख करोड़ का बजट का आवंटन की बात हो, चाहे MSME के लिए 21,000 करोड़ का आवंटन की बात हो, चाहे शिक्षा जगत के लिए 85,000 करोड़ की आवंटन की बात हो। हर मजबूती प्रदान करने के लिए, हर स्तंभ के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी दोनों ने एक बहुत अहम कदम लिया है। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनका साफ तौर पर कहा है कि बजट को लेकर केंद्र सरकार की दूरदर्शिता स्पष्ट रूप से अब देखना होगा कि किस तरीके से इसका फायदा जो है देश की जनता को मिलेगा। कैमरामैन अनूप साहू के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। राजनांदगांव जिले की खुज्जी विधानसभा के कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने आज SP दफ्तर पहुंचकर अपनी सुरक्षा लौटा दी। रेत माफियाओं से खुद को और अपने परिवार के असुरक्षित होने का हवाला देते हुए उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि रेत माफियाओं के खिलाफ शिकायत पर उनके ही पति के खिलाफ कार्रवाई की गई, लिहाजा उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। छन्नी साहू ने अपने PSO को SP दफ्तर में छोड़ दिया और खुद स्कूटी से रवाना हो गए। विधायक छन्नी साहू का कहना है कि 4 दिसंबर साल 2021 को उन्होंने अपने पति के साथ रेत से भरी एक गाड़ी को रुकवाकर उसके बारे में पूछताछ की थी, लेकिन उनके पति पर गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए झूठी रिपोर्ट लिखाकर एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वालों के साथ रहने के बाद भी उनके और उनके परिवार के लोगों पर कार्रवाई हो रही है तो फिर ऐसी सुरक्षा का कोई औचित्य नहीं है। इधर पुलिस ने उनके पति को संबंधित थाने में सरेंडर करने को कहा है। इसके बाद शाम होते होते उनके पति चंदू साहू ने थाने में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें, इस मामले में चंदू साहू की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आदिवासी समाज लगातार पुलिस पर दबाव बनाए हुए था। वहीं पुलिस को भी चंदू साहू की तलाश थी, लेकिन आज जब वो अपनी विधायक पत्नी के साथ पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। SP ऑफिस में भी शिकायत थी, लेकिन 2 माह हो गए उस रेत माफियों के खिलाफ में आज कोई भी प्रकार के पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है कि पुलिस का वर्दी वाले मेरे साथ रहते हुए भी विधायक का परिवार सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे वर्दी वालों को अपने साथ लेकर? तो मैं समझती हूँ ऐसे वर्दी वालों को मैं जाऊंगी। छन्नी साहू जी यहाँ पे अपना सुरक्षा जो व्यवस्था है उनको त्यागने आई थी, तो उसमें उनका चॉइस है। अवैध खनन को लेके कंप्लेंट है तो उसके ऊपर उन्होंने अविश्वास जताया, तो उसके ऊपर SP सर को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और ये अभी जांच में चल रहा है, तो जैसे जांच का आएगा तो उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छुरिया थाना में एक आवेदन आया था 2021 में, जिस पर से जांच की गई और मामले में अभियुक्त चंदू साहू को गिरफ्तार किया गया आज के डेट में।
बस्तर सांसद दीपक बैज अपने प्रवास पर मनेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां वो निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सांसद दीपक बैज ने पत्रकारों को नक्सलियों से मिली धमकी को लेकर कहा कि पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। बस्तर संवेदनशील क्षेत्र है। सरकार का काम आम नागरिक, जनप्रतिनिधि और पत्रकार को संरक्षण देना है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्र असली है या नकली, इसका परीक्षण प्रशासन कर रहा है और इस मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर एक संवेदनशील क्षेत्र है और कहीं न कहीं ये मामला इससे पहले भी ऐसा आया है, लेकिन हमारी सरकार की जवाबदारी बनती है कि आम जनता को, यहाँ के पूरे पत्रकारों को, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देना। तो निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन परीक्षण कर रही है और ये पत्र असली है या नकली है, आने वाला समय में इसका क्लियर हो जाएगा। कोविड-19 के कम हो रहे मामलों के बीच दुर्ग जिला प्रशासन के नए आदेश में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की स्कूलों की परीक्षाओं को ऑफलाइन करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें, दुर्ग जिले में पिछले 10 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे आ चुका है। राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को अपने जिलों के स्कूलों के संचालन के लिए जिम्मेदारी दी है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों में स्कूलों को खोलने और बंद करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। साथ ही परीक्षाओं के संचालन के लिए भी अब वो फैसले ले सकेंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने भी शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा के निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है, जिसमें सभी परीक्षाएं अब ऑफलाइन मोड पर ही होंगी। बात करेंगे रायगढ़ की, जहां के खरसिया में टावर गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। टावर शिफ्टिंग के काम के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 5 मजदूर ऊंचाई से गिर गए। अस्पताल ले जाने के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। टावर शिफ्टिंग का काम CSPTCL कर रही थी। हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर हादसा हुआ है। संयंत्र के अंदर ठेका श्रमिक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि लिफ्ट से गिरने से श्रमिक की मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कंपनी द्वारा टावर शिफ्टिंग का काम किया जा रहा था, जिसमें टावर इम्बैलेंस होकर गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। गंभीरों को जिला अस्पताल रायगढ़ लाया गया था, जिनमें 5 में से 4 की हालिया मृत्यु हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हॉस्पिटल में जांच चल रही है, इलाज चल रहा है। और पुलिस केस बनेगा तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी और अपने हिसाब से जांच करेगी। शिक्षा विभाग में पोस्टिंग के नाम पर लेन देन करने वाले रैकेट का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 शिक्षकों को भी गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक नंद कुमार साहू और योगेश पांडे ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि कमीशन के लालच के कारण वो ऐसा कर रहे थे। चयनित शिक्षकों की लिस्ट लेकर उनके मोबाइल नंबरों में संपर्क कर मनचाही जगह पोस्टिंग दिलाने का लालच देकर वो अभ्यर्थियों से अवैध वसूली कर रहे थे। आरोपियों से चयनित शिक्षकों की लिस्ट और 18,000 नकदी भी बरामद हुआ है। चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग के नाम पर लेन देन का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षक नंद कुमार साहू द्वारा मनचाहे जगह पोस्टिंग के लिए 90,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इसकी जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही शिक्षा विभाग ने नंद कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। पर एक अन्य शिक्षक योगेश पांडे, जो कि वीओ ऑफिस में ही पदस्थ है, उसके द्वारा लिस्ट को प्रोवाइड करना और उसी के द्वारा इस रकम की मांग करने के संबंध में इसकी जानकारी दी गई है। उससे लिस्ट और 18,000 रुपये कैश बरामद भी किया गया है। वर्तमान में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा जा रहा है। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत आज एक इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मंगड़ू सोढ़ी नाम के नक्सली पर शासन ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये तीनों ही नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। इन नक्सलियों पर सड़क को क्षति पहुंचाने, पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के साथ ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इन तीनों नक्सलियों के साथ ही लोन वर्राटू अभियान के तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या 512 तक जा पहुंची है। माड़वी हिड़वा नाम के नक्सली के तेलंगाना के मुलुगु जिले के एसपी के सामने आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों ने इस खबर को गलत बताया है।
दरअसल माड़वी हिड़मा लंबे समय से तेलंगाना और बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमावर्ती इलाके में सक्रिय था। बस्तर आईजी ने कहा कि नक्सली केवल हिड़ेमा का नाम सुनकर ही प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, उससे नक्सलियों की बौखलाहट और आंतरिक घमासान का पता चलता है। आईजी ने कहा कि नक्सली अस्तित्व को बचाने के लिए प्रेस नोट जारी कर खुद को ताकतवर बताने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के लगातार ऑपरेशन चलाने और आत्मसमर्पण अभियान से नक्सलियों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। वर्तमान में उनके संगठन में एक बौखलाहट एवं एक अविश्वास की परिस्थिति निर्मित हो गई थे। इसी कारण से जनता को गुमराह करने के लिए, उनके कैडर्स को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का आनंद फानंद में सीपीएम महोदय संगठन द्वारा जो सत्य से दूर किसी प्रकार के प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, इन सब विषय के ऊपर हम लोग निगरानी रखा हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर ने 31 मार्च तक प्रस्तावित कार्यों का वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए अंतिम डेडलाइन तय कर दी है। इसके बाद जारी किए गए वर्क ऑर्डर अमान्य हो जाएंगे और बचा हुआ फंड भी लैप्स हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के इस आदेश के बाद जब बिलासपुर स्मार्ट सिटी की चिंता बढ़ गई है। 200 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इनमें अधिकांश प्रोजेक्ट अभी प्रस्ताव और टेंडर के लेवल पर है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मिले राशि का अब तक आधा भी खर्च नहीं हो पाया है। 3 साल में 800 करोड़ में केवल अब तक 57 करोड़ के ही काम पूरे हुए हैं। वह 190 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का काम जारी है। विपक्ष स्मार्ट सिटी की स्थिति को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार मान रही है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी अब 800 करोड़ में से करीब 457 करोड़ के काम समय में पूरा कर लेने की बात कर रहे हैं। निगम ने पिछले 3 सालों में कोई काम नहीं किया और जिसका कारण ये हुआ कि सरकार को आखिर एक डेडलाइन तय है और ये पूरे भारत के लिए, स्मार्ट सिटी सिर्फ बिलासपुर के लिए नहीं है। इसलिए ये नहीं लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार संवेदनशील नहीं है। लगभग 57 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 190 करोड़ के कार्य चल रहे हैं और टेंडर स्टेज पर विभिन्न स्तरों पर टेंडर में वर्क ऑर्डर स्टेज पर लगभग 200 करोड़ के आसपास के कार्य हैं। इस प्रकार लगभग हम 457 करोड़ के कार्य या तो चल रहे हैं या पूर्ण हो चुके हैं या टेंडर स्टेज पर हैं। सरगुजा संभाग में पिछले 3 साल में करंट लगने से 20 हाथियों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक विभाग इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाया है। वन विभाग की दलील है कि तार को दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। सरगुजा संभाग के सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर जिले के इलाके घने वनों से आच्छादित हैं और इन इलाकों में साल भर हाथियों की आमद बनी रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विद्युत विभाग के 11 केवी के हजारों किलोमीटर के तार इन्हीं जंगलों से होकर गुजरते हैं। आपको बता दें, साल 2019 और साल 2020 में 2, साल 2021 और साल 2022 और साल 2022 में अब तक 1 हाथी की मौत करंट लगने से हुई है। फिलहाल विद्युत विभाग और वन विभाग की ज्वाइंट टीम बनाकर नई रणनीति पर विचार किया जा रहा है। सर्वे अरवे में कहीं तार झूल भी रहे नीचे हैं तो लगातार मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने उन लोगों से लिखा पढ़ी भी की है, उन लोगों को लेटर भी लिखा हुआ है। और अभी प्रतापपुर में जो घटना हुई थी जनवरी में, उस घटना में के संबंध में प्रतापपुर में एक बैठक भी उनकी ली गई है और उन लोग उसमें फील्ड में भी अब जो है तार उस तरफ उठा रहे हैं। कार्यपालन यंत्रियों के साथ और सहायक यंत्रियों और सभी के साथ उनकी टीमें गठित कर दी है और फॉरेस्ट विभाग से भी रिक्वेस्ट किया है। फॉरेस्ट विभाग भी एग्री हो गया कि दोनों साथ में मिलकर समन्वय के साथ में काम करेंगे। संभावना होगी तो वहां पे और रात को भी पेट्रोलिंग करेंगे साथ में। सूरजपुर जिले में रहने वाली सोन कंवर नाम की युवती के सफल ऑपरेशन से 17 साल बाद युवती सामान्य लोगों की तरह अब खाना खा सकेगी। दरअसल बचपन में चोट लगने के कारण युवती का जबड़ा नहीं खुलने के कारण वो केवल लिक्विड आहार पर ही आश्रित थी। आर्थिक तंगी के कारण युवती का इलाज भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में परिजनों ने युवती को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को दिखाया, जहां इसके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई और एक जटिल ऑपरेशन कर जुड़े हुए हड्डियों को अलग किया गया, जिसके बाद अब युवती सामान्य लोगों की तरह खाना खा रही है, जिससे युवती के परिजन भी बेहद खुश हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने भी इसे चुनौती के रूप में लिया। इसके लिए डेंटल और ईएनटी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मदद ली गई और युवती का सफल ऑपरेशन किया गया। पहले बहुत दिक्कत होता था, खाना नहीं सकती थी मैं, टूच कर खाती थी भात को गिलो कर। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, खाना सक देती हूँ खाने के लिए। मुंह बंद था इसका बचपन से, तो उसको देखते हुए हम लोग इसका सीटी स्कैन कराए थे। सीटी स्कैन में इसका जबड़ा जो है वो भेजे की हड्डी से जुड़ा हुआ पाया गया है
उसके बाद हम लोग MS साहब को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी और साहब ने इसका जांच वाँच कराने के बाद में ऑपरेशन की अनुमति दी। उसका सफल ऑपरेशन किया और वो बच्ची अब मुंह पूर्णतः तो नहीं खोल पा रही, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा अच्छे से खोल रही है और साफ खाना वगैरह सॉलिड खाना खाने में सक्षम है। दंतेवाड़ा में आज सुबह दंतेश्वरी मंदिर के प्रवेश द्वार पर डेरी गड़ाई रस्म अदायगी की गई। डेरी गड़ाई रस्म के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले फागुन मड़ई का आगाज भी हो गया है। हर साल फागुन महीने में 10 दिनों तक मड़ई का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन जिला मुख्यालय में होता है। बसंत पंचमी के अवसर पर मंदिर के सामने त्रिशूल खंभ को स्थापित किया गया। इस रस्म को डेरी गड़ाई रस्म कहा जाता है। त्रिशूल स्तंभ स्थापित करने के बाद शाम को आमा माउड रस्म की अदायगी की जाएगी। सबसे पहले माई जी की डेरी गड़ी होता है 10 बजे सुबह। उसके बाद ये आमा मोड़ के रस्म में आमा को फूल को चढ़ाया जाता है माता जी में। आज से मतलब मेला मंडी भी जैसे घोड़पाल होगा, फरसपाल होगा, फिर उसके बाद हमारे दंतेवाड़ा का होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।